Hello students, welcome back to YouTube channel Physics Quantum Classes. In this video, we will discuss binding energy per nucleon, binding energy per nucleon curve, observations from this curve, and in last conclusions from this curve, that is binding energy per nucleon curve. It is part 5 of chapter 13 nuclei of class 12. सबसे पहले हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को डिफाइन करते हैं. बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इट्स सिंबल इज कैपिटल ई, सफिक्स में बी, उसके बाद एन, EBN. It is defined as the average energy required to release a nucleon from the nucleus of an atom. बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा हिंदी में, वह एवरेज एनर्जी है जो किसी एक न्यूक्लियन को किसी न्यूक्लियन से रिलीज करने में खर्च होती है, यूज होती है. और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ ए न्यूक्लियस को एक्सप्रेस कर सकते हैं. इट इज एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ बाइंडिंग एनर्जी of a nucleus to the number of nucleons, that is mass number of nucleons present inside that nucleus, and number of nucleons means number of protons plus number of neutrons, which is equal to the mass number of that nuclide. So बाइंडिंग एनर्जी, सबसे पहले हमने क्या चीज़ है, बाइंडिंग एनर्जी एवरेज एनर्जी है. एवरेज एनर्जी विच इज लिबरेटेड टू रिलीज ए न्यूक्लियन फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. बाइंडिंग एनर्जी को हमने डिफाइन किया था लास्ट वीडियो में, वीडियो 4 में, चैप्टर 13 न्यूक्लियाई के, कि किसी न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट न्यूक्लियंस को कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में प्रोटॉन्स तथा न्यूट्रॉन में सेपरेट करने में जितनी एनर्जी की ज़रूरत होगी, उस एनर्जी को हम बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस कहते हैं. उसी ढंग से बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है, एवरेज एनर्जी है जो कि किसी न्यूक्लियस के अंदर से किसी एक न्यूक्लियन को रिलीज करने के लिए, निकालने में जितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है, उसे जितनी एनर्जी यूज होती है उसको हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कहते हैं. और इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं, इट इज एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए न्यूक्लियस टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियंस प्रेजेंट इन दैट न्यूक्लियस. Number of nucleons is equal to mass number of that nuclide और element. और इसका सिंबल EBN होता है. तो EBN इज इक्वल टू, EBN को हम एक्सप्रेस करेंगे कैसे, बाइंडिंग एनर्जी, रेशियो ऑफ बाइंडिंग एनर्जी बाई नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, दैट इज N+P, विच इज इक्वल टू मास नंबर कैपिटल A. तो इसका फॉर्मूला हो गया बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का, EBN इक्वल टू EB/A. और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस वह डिटरमाइन करता है, इसका सिग्निफिकेंस है, ये मेजर है स्टेबिलिटी ऑफ ए न्यूक्लियस. किसी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को इंडिकेट करता है, डिटरमाइन करता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस. सो इट इज़ द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ, फिजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस. बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दैट इज EBN, सिंबल में EBN,
determines the stability of a nucleus। तो बाइंडिंग एनर्जी का फिजिकल सिग्निफिकेंस, फिजिकल इंपॉर्टेंस यह है कि यह किसी न्यूक्लियस के स्टेबिलिटी को डिटरमाइन करता है, निर्धारित करता है। इफ़ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ ए न्यूक्लियस इज लेस देन इट्स बाइंडिंग एनर्जी इज ऑल्सो लेस। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर कम है, स्मॉलर है, देन इट इज लेस स्टेबल। सो इफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस ऑफ ए न्यूक्लियस इज लेस देन that nucleus is less stable and vice versa. On the other hand, if binding energy per nucleon of a nucleus is more, then that nucleus or that element will be more stable. So binding energy per nucleon determines the stability of a nucleus, and hence it is the physical significance or importance of बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को हमने डिफाइन भी किया है। एक्सप्रेस सिंबल है इसका EBN, और एक्सप्रेस करते हैं रेशियो ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए न्यूक्लियस बाई मास नंबर, दैट इज नंबर ऑफ न्यूक्लियंस प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस विच इज इक्वल टू मास नंबर। तो इसका फॉर्मूला हो गया EBN इक्वल टू EB अपॉन A, कैपिटल A। और ये फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या हो गया, ये डिटरमाइन करता है स्टेबिलिटी ऑफ ए न्यूक्लियस। इफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ ए न्यूक्लियस इज मोर देन दैट न्यूक्लियस इज मोर स्टेबल, एंड ऑन द अदर हैंड इफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ ए न्यूक्लियस इज लेस देन दैट न्यूक्लियस और दैट एलिमेंट और दैट न्यूक्लियस will be less stable if binding energy per nucleon, if its binding energy per nucleon is small। अब इसके बाद हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व को आफ्टर डिफाइनिंग बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड इट्स सिग्निफिकेंस, वी हैव टू ड्रॉ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व एंड ऑब्जर्वेशंस we will obtain from this binding energy per nucleon curve and some conclusions also from the binding energy per nucleon curve. If binding energy per nucleon curve, what is binding energy per nucleon curve? Binding energy per nucleon curve is the variation of binding energy per nucleon of a nucleus to the mass number। मतलब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व किसी न्यूक्लियस के बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन तथा मास नंबर के बीच में वेरिएशन है। मतलब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का EBN बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन y एक्सिस पर हमने प्लॉट किया है, सिंबल इसका EBN, और इसको मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी डिफरेंट न्यूक्लियाई का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का वैल्यू उसके मास नंबर के साथ कैसे चेंज करेगा, कैसे वैरी करेगा, उस वेरिएशन को रिप्रेजेंट करने वाले कर्व को बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व कहा जाता है। हेंस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व इज द वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ डिफरेंट न्यूक्लियाई विथ इट्स मास नंबर कैपिटल A और नंबर ऑफ न्यूक्लियंस दैट इज N+P, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विच इज इक्वल टू मास नंबर। और इस कर्व में ये कर्व स्टार्ट होता है, ये सभी मास नंबर है एक्स एक्सिस पर 50, 100, 150, 200, 250, these are the mass number of different nuclides, and along y axis binding energy per nucleon EBN in million electron volt, which is expressed as indicated as 2 million electron volt, 4 million electron volt, 6, 8 million electron volt and 10 million electron volt. It is observed that as mass number increases, binding energy per nucleon curve, binding energy per nucleon of different nuclide also increases. But after mass number 30, that is greater than 25, 30, sulfur 32, which is greater than 30. So if it is observed that binding energy per nucleon of
nuclei having mass number greater than 30 to 62, that is up to nickel, increases as mass number increases, and it becomes maximum for iron Fe56. So iron, cobalt, nickel, these are more stable elements because their binding energy per nucleon, the value of binding energy per nucleon is very large. It is nearly equal to 8.75 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 8 है यहाँ, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10 है, बीच में 9 है, तो लगभग 9 से थोड़ा कम आयरन के लिए देखा जाए, आयरन निकल के लिए तो ये वैल्यू लगभग 8.75 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर आयरन के लिए है, जो कि मैक्सिमम वैल्यू है, और निकल का भी लगभग उतना ही, थोड़ा सा उससे कम आयरन के कंपेरिजन में। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का वैल्यू मास नंबर 30 वाले न्यूक्लियस से अधिक होने पर, और फिर निकल 62 तक मास नंबर के साथ इंक्रीज करता है, और आयरन के लिए मैक्सिमम हो जाता है। तो जिस एलिमेंट का, जिस न्यूक्लियस का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का वैल्यू ज़्यादा होगा वह ज़्यादा स्टेबल होगा। अभी मैंने बताया कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का फिजिकल सिग्निफिकेंस यही है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा होगा तो एलिमेंट ज़्यादा स्टेबल होगा। और इसके बाद निकल 62 के बाद यह देखा जाता है कि जैसे जैसे मास नंबर बढ़ता है तो वैसे वैसे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का वैल्यू थोड़ा स्लाइटली डिक्रीज करता है, लेकिन लगभग कांस्टेंट होता रहता है 170 तक का जो एलिमेंट। नाउ ऑब्जर्वेशंस वी ऑब्टेन फ्रॉम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, that is EBN curve. First observation from binding energy per nucleon curve we obtain is average binding energy per nucleon of the nuclei having mass number smaller than 3, that is A is less than 3, is very small. हमने कर्व में देखा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व में कि हाइड्रोजन 1H1 के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का वैल्यू लगभग नियरली 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तथा फिर ट्रिटियम के लिए 1H3 के लिए भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का वैल्यू काफ़ी स्मॉल, नियरली 3 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट था। अभी हमने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मास नंबर ग्राफ में इस चीज़ को ऑब्जर्व किया था। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन यही है कि एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर मास नंबर फॉर दोज न्यूक्लियाई हैविंग मास नंबर ए इज कैपिटल ए विच इज़ द सिंबल ऑफ मास नंबर इज लेस दैन 3 इज वेरी स्मॉल। नाउ सेकेंड ऑब्जर्वेशन हमने देखा कि सम न्यूक्लियाई विथ मास नंबर्स लाइंग बिटवीन 3 and 20, that is 3 is less than A is less than 20. तो सम न्यूक्लियाई हैविंग मास नंबर between 3 and 20 are more stable than that of their neighboring nuclei. बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व में हमने अभी डिस्कस किया था कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जैसे कि हीलियम 2He4, कार्बन C612 तथा ऑक्सीजन हमने देखा O एटमिक नंबर 8 मास नंबर 16। तो इन तीनों का हमने जो पॉइंट्स देखा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व में, जो पोजीशंस देखा जहाँ पर पॉइंट्स था इनका, तो इन सभी एलिमेंट्स से अधिक मास नंबर वाले एलिमेंट्स से ज़्यादा इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का वैल्यू है। और उसका कारण ये है कि दीज न्यूक्लियाई हैविंग इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इसलिए वैसे न्यूक्लियाई जिनका मास नंबर 3 से लेकर के 20 के बीच में होता है, तो उनमें से कुछ न्यूक्लियाई ऐसे हैं जिनका हालांकि मास नंबर का वैल्यू कम होता है, लेकिन वे अपने से अधिक मास नंबर वाले न्यूक्लियाई से ज़्यादा स्टेबल होते हैं। इस चीज़ को भी हमने अभी ऑब्जर्व किया था। तो दिस इज द सेकेंड ऑब्जर्वेशन वी ऑब्टेन फ्रॉम मास एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व। आई एम रिपीटिंग अगेन ऑब्जर्वेशन नंबर 2, सम न्यूक्लियाई विथ मास नंबर between 3 and 20, that is 3 less than A is less than 20, have large binding energy per nucleon than their neighboring nuclei. For example, helium 4, carbon 12 and oxygen 16 have greater binding energy
per nucleon than their neighbors. So these nuclei, that is helium-4, carbon C612 and oxygen O816, are more stable than those of their neighboring nuclei. क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का वैल्यू अधिक होने पर वह न्यूक्लियाई, वह एलिमेंट ज़्यादा स्टेबल होगा, जो कि इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस, फिजिकल इंपॉर्टेंस भी है, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिटरमाइन ही करता है न्यूक्लियस के स्टेबिलिटी को। तो जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का वैल्यू ज़्यादा होगा, जिस न्यूक्लियस का, वह ज़्यादा स्टेबल होगा। तो हीलियम-4, कार्बन-12 एंड O16 हैव greater binding energy than per nucleon than their neighbors. So these nuclei are more stable than their neighbors. And third information is also third information or third observations we obtain from binding energy per nucleon curve is also important, which indicates informs that binding energy per nucleon, the value of binding energy per nucleon EBN is lower for both light nuclei, नाइट न्यूक्लियाई के लिए जिसका मास नंबर 30 से कम है, एज लेस देन 30, एंड हेवी न्यूक्लियाई विच इज ग्रेटर देन 170। हमने कर्व में देखा, बाइंडिंग एनर्जी कर्व में, कि इस चीज़ को भी देखा, ऑब्जर्व किया कि जिसका मास नंबर 30 से कम है उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का वैल्यू कम है। उसमें एक्सेप्शन है हीलियम-4, कार्बन-12, ऑक्सीजन 16। तो मास नंबर 30 से कम मास नंबर those nuclei having mass number smaller than 30 are less stable and बाइंडिंग एनर्जी कम पर न्यूक्लियन का वैल्यू कम है। और फिर हेवी न्यूक्लियस हेवी न्यूक्लियाई जिसका मास नंबर 170 से ज़्यादा है, उसका भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का वैल्यू कम है। ये भी हमने देखा। जैसे यूरेनियम के लिए, अब इसमें हमने देखा कि यूरेनियम के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का वैल्यू, यूरेनियम-238 के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का वैल्यू कम है, हालांकि हैवी न्यूक्लियस है उसके बावजूद, जिसका वैल्यू नियरली 7.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये हमने देखा। और इस कर्व में यह भी देखा कि आयरन के लिए, आयरन Fe56 के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का वैल्यू काफ़ी अधिक होता है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वैल्यू होता है, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, जो कि 8.75 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है आयरन के लिए। उसी ढंग से आयरन के साथ कोबाल्ट, निकेल भी का भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का वैल्यू ज़्यादा होता है। तो दीज आर iron, cobalt and nickel are stable nuclei because their binding energy per nucleon have large values. एंड फोर्थ ऑब्जर्वेशन है। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या हुआ कि वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन EBN इज लोअर फॉर बोथ लाइट न्यूक्लियाई, that is mass number less than 30, and heavy nuclei for mass number capital A greater than 170. And fourth observation and last observations we obtained from binding energy per nucleon curve is EBN, the value of binding energy per nucleon, that is EBN is practically constant, that is practically independent of the atomic number for nuclei of middle mass number, that is between middle mass number means mass number between 30 and 170। तो दो न्यूक्लियाई जिनका मास नंबर 30 से 170 के बीच में होता है, वे सभी न्यूक्लियाई का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का वैल्यू प्रैक्टिकली कांस्टेंट होता है, स्लाइट चेंज होता है लेकिन लगभग कांस्टेंट होता है, और वह एटमिक नंबर पर से इंडिपेंडेंट होता है। मास नंबर बढ़ने के साथ भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का वैल्यू ज़्यादा चेंज नहीं करता है। तो हमने इस चीज़ को देखा कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मिडल मास नंबर वाले एलिमेंट्स के लिए 30 लेस देन A, कैपिटल A लेस देन 70, मतलब मास नंबर 30 से लेकर 170 के बीच वाले जो भी एलिमेंट हैं वह इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई कहलाएंगे या मिडल मास नंबर वाले न्यूक्लियाई कहलाएंगे। तो उनके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का वैल्यू ऑलमोस्ट प्रैक्टिकली कांस्टेंट होता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इससे क्या हम कंक्लूजन ऑब्टेन करते हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये पॉइंट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन EBN इज प्रैक्टिकली कांस्टेंट, दैट इज प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट ऑफ द एटमिक नंबर फॉर न्यूक्लियाई ऑफ मिडिल मास नंबर, दैट इज 30 लेस देन A लेस देन 170, दैट इज फॉर इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज प्रैक्टिकली कांस्टेंट। Now some conclusions from these observations, that is observations we obtain from binding energy per nucleon curve.
अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व्स के ऑब्जर्वेशन से, प्रेक्षण से, ऑब्जर्वेशन से जो कुछ कंक्लूजन ऑब्टेन किए जा सकते हैं, कुछ नतीजे प्राप्त किए जा सकते हैं, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे, उन कंक्लूजन्स को। फर्स्ट कंक्लूजन इज फ्रॉम द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व इज द फोर्स बिटवीन न्यूक्लियंस इज अट्रैक्टिव एंड सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग टू प्रोड्यूस ए बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए फ्यू मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियंस होते हैं उसके बीच का जो फोर्स होता है वो अट्रैक्टिव नेचर का होता है और इतना स्ट्रांग होता है जो जिससे कि वह कुछ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, कुछ मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर कुछ मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन प्रोड्यूस कर पाता है। तो इससे यह कंक्लूजन ऑब्टेन होता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के ऑब्जर्वेशन से कि एक कंक्लूजन की जो न्यूक्लियंस हैं, न्यूक्लियस के अंदर के में जो न्यूक्लियंस पाए जाते हैं उनके बीच का जो फोर्स है वह अट्रैक्टिव नेचर का होता है और अट्रैक्टिव नेचर होने से इतना स्ट्रांग होता है कि इतना स्ट्रांग होता है कि कुछ मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी प्रोड्यूस कर पाता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन प्रोड्यूस कर पाता है। तो सो राइट डाउन, आई एम रिपीटिंग अगेन द कंक्लूजन वी ऑब्टेन फ्रॉम द ऑब्जर्वेशंस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व। फर्स्ट कंक्लूजन इज द फोर्स बिटवीन न्यूक्लियंस इज अट्रैक्टिव एंड सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग टू प्रोड्यूस ए बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए फ्यू मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। जैसा कि हमने देखा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व में कि बाइंडिंग एनर्जी 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर के 8.75 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का रेंज का होता है डिफरेंट न्यूक्लियाई के लिए, लाइटर न्यूक्लियाई से हेवी न्यूक्लियस का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का वैल्यू एटॉमिक नंबर या मास नंबर के साथ चेंज करता है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एक्सप्रेस किया गया था, जिसे हमने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मास नंबर प्लॉट में देखा था, प्लॉट किया था इसी वीडियो में इनिशियली। सेकेंड ऑब्जर्वेशन इज सेकेंड कंक्लूजन फ्रॉम द ऑब्जर्वेशंस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व इज एंड इट इज एन इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन। और हमने ऑब्जर्वेशन में देखा था बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व में कि द कॉन्स्टेंसी ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन EBN for the intermediate nuclei having between mass number 30 and 170। तो जो भी इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई या जो भी इंटरमीडिएट एलिमेंट्स हैं तो उनके लिए हमने देखा था कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का वैल्यू एटॉमिक नंबर पर के साथ चेंज नहीं करता है या मास नंबर के साथ उतना चेंज नहीं कर पाता है, लगभग कांस्टेंट होता है प्रैक्टिकली। तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण यह है कि न्यूक्लियर फोर्स इज ए शॉर्ट रेंज फोर्स। इसका कारण क्या है? न्यूक्लियर फोर्स इज ए शॉर्ट रेंज फोर्स। So write down the constancy of binding energy per nucleon EBN, which was one of the observation of made from binding energy per nucleon curve. So the constancy of the binding energy per nucleon EBN for the intermediate nuclei between mass numbers 30 and 170 is a result of the fact that the nuclear force is short range। यह किसके कारण से है? यह इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का वैल्यू ऑलमोस्ट कांस्टेंट या प्रैक्टिकली कांस्टेंट क्यों होता है? वह किसका परिणाम है, किसका कंसिक्वेंस है, किसका रिजल्ट है, किसका प्रभाव है, किसका परिणाम है? तो वह प्रभाव है एज ए रिजल्ट ऑफ द फैक्ट दैट न्यूक्लियर फोर्स इज शॉर्ट रेंज फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज फोर्स है। न्यूक्लियर फोर्स के आप जानते हैं कि न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज फोर्स है जो न्यूक्लियस के साइज 10⁻⁻15 मीटर तक ही इफेक्टिव होता है। और उसके भी उस रेंज में डिफरेंट न्यूक्लियंस जैसे प्रोटॉन के बीच में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में तथा न्यूट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स सेट करता है उसको हम न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। तो एक काफ़ी शॉर्ट रेंज फोर्स है। तो इसलिए इस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का जो वैल्यू होता है इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई के लिए वह ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है। अब जैसे जितना बिग न्यूक्लियस है तो उसके जो न्यूक्लियंस हैं उसके सरफेस पर नहीं होते हैं। जो न्यूक्लियंस होते हैं वो इंटीरियर में होते हैं और इंटीरियर में जो होते हैं तो एक खास डिस्टेंस तक उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स एक्ट करेगा और उस रेंज से ज़्यादा
उस रेंज के अंदर जो भी न्यूक्लियन, एक न्यूक्लियन है वह दूसरे न्यूक्लियन को अट्रैक्ट करेगा, उसके बीच में इन्फ्लुएंस, उनके बीच इन्फ्लुएंस होगा, प्रभाव, एक न्यूक्लियन का दूसरे न्यूक्लियंस पर प्रभाव होगा। लेकिन जो न्यूक्लियंस, कोई अगर न्यूक्लियंस काफ़ी उस रेंज से ज़्यादा डिस्टेंस पर हैं, उस जो अट्रैक्शन रेंज है, जो अट्रैक्शन फोर्स का जो रेंज है, उससे ज़्यादा रेंज में अगर न्यूक्लियंस के बीच का डिस्टेंस है, तो एक न्यूक्लियन का कोई प्रभाव, इफेक्ट उस दूसरे न्यूक्लियन पर नहीं होता है जो कि उसके रेंज से बाहर है। तो इसलिए जो न्यूक्लियस होता है, तो उसके बिग न्यूक्लियस होता है, तो उसके न्यूक्लियंस ज़्यादातर जो होते हैं इंटीरियर में होते हैं, न कि उसके सरफेस पर। इसलिए उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स जो होता है वह, या इन्फ्लुएंस इंटीरियर में ही होता है, आउटसाइड में सरफेस तक नहीं होता है। इसलिए बाइंडिंग एनर्जी का वेरिएशन भी बहुत स्मॉल होता है। इसलिए लगभग बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का वैल्यू कांस्टेंट होता है मिडल मास नंबर वाले न्यूक्लियाई के लिए या इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई के लिए। और एक चीज़ और इसमें कि द प्रॉपर्टी डेट ए गिवन न्यूक्लियस इन्फ्लुएंसेस ओनली न्यूक्लियंस क्लोज टू इट इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज द सैचुरेशन प्रॉपर्टी ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स। जैसा कि अभी मैंने बताया, हम लोगों ने डिस्कस किया कि न्यूक्लियंस केवल अपने नज़दीक वाले न्यूक्लियंस पर ही अपना इन्फ्लुएंस डालते हैं, उस पर उसको अटैक करते हैं। वे ज़्यादा दूर वाले न्यूक्लियंस पर अपना प्रभाव उत्पन्न नहीं करते हैं। तो इसका कारण है, इससे ये भी जानकारी मिलती है कि जिस प्रॉपर्टी के कारण द प्रॉपर्टी डेट ए गिवन न्यूक्लियस इन्फ्लुएंसेस ओनली न्यूक्लियंस वेरी क्लोज टू इट इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज द सैचुरेशन प्रॉपर्टी ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स। तो ये न्यूक्लियर फोर्स का एक और प्रॉपर्टी है जिसको कि हम सैचुरेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। न्यूक्लियर फोर्सेस का प्रॉपर्टी को हम इसके बाद वाले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वह भी कभी कभी डिफरेंट 12 बोर्ड्स एग्जामिनेशंस में पूछता है प्रॉपर्टी न्यूक्लियर फोर्सेस का। तो एक प्रॉपर्टी यह भी है इसमें कि जिसके कारण कि किसी न्यूक्लियस के अंदर के जो न्यूक्लियंस अपने नज़दीक वाले न्यूक्लियंस को ही अटैक करते हैं, उस पर इन्फ्लुएंस उत्पन्न करते हैं, ज़्यादा दूर वाले न्यूक्लियंस पर इन्फ्लुएंस उत्पन्न नहीं करते हैं। तो इसका क्या कारण है, कौन सा प्रॉपर्टी के कारण है? सैचुरेशन प्रॉपर्टी के कारण। यह न्यूक्लियर फोर्स का सैचुरेशन प्रॉपर्टी के कारण है। Now third conclusion from binding energy per nucleon curve. The conclusion is when a heavy nucleus, suppose uranium, splits into relatively two smaller nuclei, then binding energy per nucleon of those smaller nuclei is more than that of the original nucleus. That means binding energy per nucleon of each light nuclei is more than that of the original one. That is, nucleons of lighter nuclei are closely bonded, that is tightly bonded, so that their binding energy per nucleon becomes more than that of the original heavy nucleus. In this process, large amount of energy is released, and this process is called nuclear fission. इस प्रोसेस को नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। तो यह थर्ड कंक्लूजन है जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व से ऑब्टेन होता है कि जब एक हेवी न्यूक्लियस जैसे यूरेनियम है उसको न्यूट्रॉन के द्वारा बम्बार्ड करा करके दो छोटे छोटे रिलेटिवली स्मॉलर न्यूक्लियाई, जैसे कि यूरेनियम को बम्बार्ड कराने से दो स्मॉलर न्यूक्लियाई जो ऑब्टेन होता है वह बेरियम तथा क्रिप्टन होता है, जो कि न्यूक्लियस जो यूरेनियम न्यूक्लियस से छोटा होता है, उससे हल्का होता है। तो उस सिचुएशन में जो स्मॉलर न्यूक्लियाई है बेरियम तथा क्रिप्टॉन, तो उनके न्यूक्लियंस ज़्यादा टाइटली, ज़्यादा स्ट्रांगली बॉन्डेड होंगे, उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा काम करेगा।
इसलिए उनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लाइटर न्यूक्लियाई का ओरिजिनल हेवी न्यूक्लियस यूरेनियम न्यूक्लियस से अधिक होता है। और इस प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में काफ़ी अधिक एनर्जी रिलीज होती है और इस प्रोसेस को न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है। तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट कंक्लूजन वी ऑब्टेन फ्रॉम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व। और इसकी इसीलिए देखा जाता है कि जैसे यूरेनियम है 290 जिसका 238 92 एटमिक नंबर एंड 238 उस केस में मास नंबर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व में हमने देखा। तो यह पाया गया कि यूरेनियम 238 92 238 का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का वैल्यू कम होता है, नियरली 7.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और उससे ज़्यादा बहुत छोटा एलिमेंट है आयरन, जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का वैल्यू 9.75 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो ज़्यादा बड़ा न्यूक्लियस का भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का वैल्यू कम होता है, जैसा कि हमने ग्राफ में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व में देखा था। तो उसका कारण यही है कि जब न्यूक्लियस बड़ा होता है तो उसके जो न्यूक्लियंस होते हैं वो ज़्यादा इनसाइड में सिचुएटेड होते हैं इन कंपेरिजन टू देयर सरफेस। इसलिए जो अट्रैक्शन फोर्स काम करता है वो इंटीरियर में ही काम करता है, और एक न्यूक्लियन जो इंटीरियर में है उसका बाहर वाला सरफेस के पास जो न्यूक्लियन है उसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स जो है निग्लिजिबल होता है। तो इसलिए बिग न्यूक्लियस के केस में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का वैल्यू बिग न्यूक्लियस का कम होता है, यही कारण है। लेकिन जब वह बिग न्यूक्लियस छोटे छोटे न्यूक्लियाई में स्प्लिट कराया जाता है, उसको विखंडित कराया जाता है छोटे छोटे न्यूक्लियाई में फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन के द्वारा, तो उस सिचुएशन में जो छोटे छोटे फ्रैगमेंट होते हैं, छोटे छोटे न्यूक्लियाई होते हैं, तो उनमें नंबर ऑफ न्यूक्लियंस का वैल्यू घट जाता है, जिसके कारण उनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है, न्यूक्लियंस के बीच का अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाता है, चूँकि वह शॉर्ट रेंज में हो जाते हैं उसके हेवी न्यूक्लियस के कंपेरिजन में, और वे टाइटली बाउंड हो जाते हैं। इसलिए न्यूक्लियंस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाता है लाइट न्यूक्लियाई के केस में, और इसलिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का वैल्यू भी बढ़ जाता है। तो इसलिए लाइटर न्यूक्लियाई, जब हेवी न्यूक्लियस लाइटर न्यूक्लियाई में स्प्लिट करता है तो लाइटर न्यूक्लियाई का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का वैल्यू बढ़ जाता है, उनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। और इस प्रोसेस को न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है, जिसमें काफ़ी अधिक परिमाण में वेरी लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। इस प्रोसेस को न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन भी एक सोर्स है एनर्जी रिलीज होने का, एक प्रोसेस है। और इन लास्ट फोर्थ ऑब्जर्वेशन, फोर्थ कंक्लूजन फ्रॉम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व, और इसमें इसका ठीक रिवर्स है कि जब व्हेन टू वेरी लाइट न्यूक्लियाई, जिसका कंडीशन यही होना चाहिए होगा कि मास नंबर ए का वैल्यू 10 से छोटा हो या इक्वल हो, 10 से छोटा हो या उसके इक्वल हो, 10 से बड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे कि दो हाइड्रोजन न्यूक्लियाई आपस में कंबाइन करेंगे 1H1 + 1H1, तो उस स्थिति में हीलियम का फॉर्मेशन होगा। और हीलियम का जो 2He4 का जो हीलियम का जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का वैल्यू होगा वह 1H1, दोनों जो लाइट न्यूक्लियाई है जो फ्यूज करके एक रिलेटिवली हेवी न्यूक्लियस हीलियम का फॉर्म हुआ है। तो लाइट न्यूक्लियाई के बाइंडिंग एनर्जी पर, चूँकि लाइट न्यूक्लियाई का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का वैल्यू काफ़ी कम होता है, हमने देखा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व में कि 1H1 का जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का वैल्यू है नियरली 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जो कि काफ़ी स्मॉल है। तो हमने देखा था कि मास नंबर जो 3 से कम मास नंबर वाले जो एलिमेंट होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, उनका बाइंडिंग एनर्जी का वैल्यू पर न्यूक्लियन का वैल्यू काफ़ी कम होता है। लेकिन जब वैसे दो न्यूक्लियाई को, स्मॉल न्यूक्लियाई को, जिसका मास नंबर ए इज लेस देन इक्वल टू 10 हो, तो उसको कंबाइन करके फ्यूज करके एक रिलेटिवली लार्ज न्यूक्लियस का, हेवी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं, तो उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन EBN का जो वैल्यू है उस हेवी न्यूक्लियस का, वह ज़्यादा हो जाता है लाइटर न्यूक्लियाई से। क्योंकि लाइटर न्यूक्लियाई का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का वैल्यू काफ़ी कम होता है, हमने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व में देखा था। लेकिन जब दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई आपस में मिलकर के एक बिग न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेंगे तो उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का वैल्यू बढ़ जाएगा। मतलब जो हेवी न्यूक्लियस है उसके जो न्यूक्लियंस हैं वे टाइटली बाउंड हो जाएंगे, और टाइटली बाउंड होने के कारण उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स का वैल्यू बढ़ जाएगा, तो और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस का वैल्यू भी बढ़ जाएगा। और इस प्रोसेस में भी फिर से अगेन एनर्जी रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस, एंड दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। नाभिकीय संलयन कहा जाता है। सन का फॉर्मेशन भी
इसी न्यूक्लियर फ्यूजन पर ही बेस्ड है। फॉर्मेशन ऑफ सन, हाइड्रोजन बम का भी जो फॉर्मेशन है वह भी ये न्यूक्लियर फ्यूजन पर ही प्रोसेस पर बेस्ड है। तो इस प्रकार न्यूक्लियर फिजन तथा न्यूक्लियर फ्यूजन दोनों प्रोसेसेस को हमने एक्सप्लेन किया बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व के जो कंक्लूजन्स थे उनके आधार पर, जो ऑब्जर्वेशंस थे उसके आधार पर कंक्लूजन हमने ऑब्टेन किया न्यूक्लियर फिजन का और न्यूक्लियर फ्यूजन का, जिसमें कि दोनों प्रोसेस में काफ़ी अधिक अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। और इसी कंक्लूजन्स के साथ जो कंक्लूजन्स हमने ऑब्टेन किया ऑब्जर्वेशंस थे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व से जो ऑब्जर्वेशंस ऑब्टेन हुए थे उससे जो रिजल्ट हमें मिला, जिसको कंक्लूजन्स के रूप में हमने डिस्कस किया 4 इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन्स के रूप में। तो इसी के साथ ये पार्ट 5 चैप्टर 13 क्लास 12 न्यूक्लियाई का समाप्त होता है। यदि